Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Shireen Hussain. I am Head of Medical Affairs in a reputable pharmaceutical. पिछले दिनों में हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च की जो एक वजाइनल टैबलेट है। जो वजाइनल टैबलेट्स होती हैं उनको प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए और प्रॉपर इंसर्शन के लिए एक एप्लीकेटर की ज़रूरत होती है। यूजली वजाइनल टैबलेट्स लोकल इन्फेक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो उनका इस्तेमाल 6 दिन या 7 दिन के लिए होता है और एक पैकिंग में जितनी टैबलेट्स आती हैं उतने ही साथ में एप्लीकेटर्स आते हैं। प्लास्टिक की बनी हुई एक सिंपल सी डिवाइस होती है जिसको एप्लीकेटर कहते हैं। वो एक टैबलेट को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती है एंड आप उस एप्लीकेटर को डिस्कार्ड कर देते हैं, दैन अगले दिन नया एप्लीकेटर और नई टैबलेट। बट दिस टाइम ऑन पर्पस हमने एक ही एप्लीकेटर को पैक में रखा और टैबलेट्स जो है वो 6 ही थी। अब हमने ये क्यों किया, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे ही हमने ये वाली पैकिंग लॉन्च की तो बहुत सारे क्वेश्चंस डॉक्टर्स की तरफ से भी और पेशेंट्स की तरफ से भी हमें आए कि ये ठीक नहीं है। 6 टैबलेट्स के लिए 6 एप्लीकेटर्स होने ज़रूरी हैं और एक एप्लीकेटर को रीयूज़ नहीं करना चाहिए, उसे डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए एक टैबलेट यूज़ करने के बाद। बट जैसे कि मैंने मेंशन किया कि एप्लीकेटर जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है एंड अब इंटरनेशनल जितनी भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ के ऊपर सीरियसली गौर कर रही हैं कि प्लास्टिक के यूज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए और प्लास्टिक के जो हैज़र्ड्स एनवायरनमेंट के ऊपर आ रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ जैसे पॉसिबल हो प्लास्टिक के यूज़ को मिनिमाइज़ किया जाए। एक पैक के अंदर अगर हम एक ही एप्लीकेटर रखेंगे तो एप्लीकेटर जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है तो इसके ऊपर इन्फेक्शंस ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक प्लास्टिक सरफेस के ऊपर जहाँ पर उसको कोई नरिशमेंट नहीं मिल रही, मॉइस्चर नहीं मिल रहा, वहाँ पे वो फौरी तौर पे ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम एक ही एप्लीकेटर को एक दिन इस्तेमाल करने के बाद गर्म पानी से वॉश करें तो वो अगले दिन दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके ऊपर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन ग्रो नहीं करेगा जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर ग्रो करता है, और इतना जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि उसको वो वाला इन्वायरमेंट और नरिशमेंट वहाँ नहीं मिलेगी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम गर्म पानी से एप्लीकेटर को वॉश कर लें तो उसे अगले दिन इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह करने से 2 जगह पर पेशेंट एंड पे फ़ायदा होता है। एक तो ये कि पेशेंट जो है उसमें जो इसकी कॉस्ट है, अगर हम इसमें 6 एप्लीकेटर्स रखें तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, जाहिर है एक एप्लीकेटर की अपनी एक कॉस्ट है। और दूसरा ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसकी मैंने बात की कि अगर 6 एप्लीकेटर होंगे तो वो 6 प्लास्टिक के आर्टिकल्स होंगे और एक एप्लीकेटर होगा तो वो एक प्लास्टिक का आर्टिकल होगा। अब जो प्लास्टिक है उसका प्रॉब्लम क्या है, आपने पहले भी बहुत दफ़ा ये सुना होगा कि प्लास्टिक के यूज़ को डिस्करेज करें। पाकिस्तान में भी प्लास्टिक बैग्स के ऊपर पाबंदी लगी, उसके बाद और भी जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बर्तन आते हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगी। लेकिन बदकिस्मती से सब कुछ चल रहा है, पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनली भी सब कुछ चल रहा है। प्लास्टिक के हैज़र्ड्स क्या होते हैं? प्लास्टिक जो है उसका प्रॉब्लम ये है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और एक दफ़ा जब आप प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो वो कभी भी 100% डिकम्पोज होकर ख़त्म नहीं होता। उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन से लेके उसके यूज़ तक और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जितना भी साइकिल है उस दौरान इतनी डेंजरस केमिकल्स और इतनी डेंजरस गैसेस रिलीज़ होती हैं जैसे कि मीथेन और इथाइलिन। ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती हैं। ग्लोबल वार्मिंग में आपको ये सुनकर बहुत हैरत होगी कि ग्लोबल वार्मिंग में जितना कंट्रीब्यूशन इस गैसेस की एमिशन में एविएशन का है, पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री यानी जो जेट्स हैं, जो एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जितनी एमिशन उनसे होती है उससे ज़्यादा एमिशन जो है वो प्लास्टिक के इस्तेमाल से होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्लास्टिक का ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। उसके बाद प्लास्टिक जो है जब आप उसको फेंक देते हैं, अगर वो ज़मीन के अंदर चला जाता है तो वो वहाँ पे अपने माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज़ करता रहता है, मुख्तलिफ गैसेस रिलीज़ करता रहता है और ज़मीन को कंटामिनेटेड कर देता है। पानी में चला जाता है, पानी को कंटामिनेटेड कर देता है। पानी को कंटामिनेटेड करने के बाद क्या होता है कि आपके जो सी एनिमल्स हैं, जो आपकी आबी हयात है, वो भी इफ़ेक्ट होती है और फिर उसके बाद उसी पानी को जब घरों तक लाया जाता है इस्तेमाल के लिए तो वही हैज़र्डस केमिकल्स जो हैं वो आपके घरों में भी पहुंच जाते हैं। तो प्लास्टिक बहुत लेवल के ऊपर इंडिविजुअल और इन्वायरमेंटल बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर रहा है। इसलिए बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ पर जितना प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज़ किया जा सके उतना किया जाए। हमारे घरों में जो हम प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जो ख़ास तौर पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक के आते हैं, उनमें जब हम कोई गर्म चीज़ डालते हैं तो वो प्लास्टिक
अपने माइक्रो कंपोनेंट्स रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट BPA है। इसके अलावा बाकी माइक्रो प्लास्टिक्स वो हमारे गर्म खाने में शामिल हो जाते हैं, या गर्म पानी में जिस भी चीज़ को आप प्लास्टिक के बर्तन में डालेंगे तो वो उसमें केमिकल्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और ये केमिकल्स आर सो हार्मफुल फॉर द हेल्थ कि ये नर्वस सिस्टम, डाइजेशन और कार्डियक हेल्थ और इसके साथ साथ कैंसर जैसी डेंजरस बीमारियों का भी सबब बनते हैं। इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो सके प्लास्टिक के यूज़ को, जाहिर सी बात है एकदम से तो सारा कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन एक स्टेप टूवर्ड्स दिस कॉज, एक स्टेप भी अगर आप लेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव एफर्ट में पार्ट प्ले करेगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम चूँकि हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, तो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन चीज़ों को अवॉइड करें जो कि किसी इंडिविजुअल के लिए या एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। आप प्लास्टिक के इस्तेमाल के बारे में क्या समझते हैं और आपको ग्लोबल वार्मिंग में प्लास्टिक की कंट्रीब्यूशन के बारे में क्या पता है, ज़रूर कमेंट करें। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।